शो की शुरुआत करेंगे आपके सवालों के साथ, क्योंकि आपके सवालों के ज़रिए न सिर्फ आपको एक निवेश रणनीति मिलती है, बल्कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें निवेश को लेकर बहुत सारी सीख भी मिलती है। तो चलिए, हमारे साथ आज शो में जुड़ चुके हैं पंकज मटवाल, जो कि एमडी हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और चलिए विश्वजीत जी, हमारे पहले दर्शक जो कि आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सुशील, वो फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। नमस्कार सुशील, कहाँ से बोल रहे हो आप, क्या करते हो? नमस्ते मैम। जी नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं एमपी से बोल रहा हूँ मैम। एमपी से बोल रहे हैं। बताइए सुशील, जो आपने सवाल भेजा है उसमें आपको 8 लाख रुपए एकमुश्त निवेश करना है और फिलहाल 2000 की 2 एसआईपी आपकी चल रही है। बेटी की शादी के लिए दरअसल आपने निवेश का पोर्टफोलियो बनाकर रखा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000 रुपये, एसबीआई का स्मॉल कैप 1000 रुपये और 8 लाख रुपए एकमुश्त आपको निवेश करने हैं। मुझे बताइएगा कि कितनी अवधि के लिए आपने ये लक्ष्य अपने बांध के रखे हुए हैं? कम से कम 15 साल, 15 ईयर मैम। कम से कम 15 साल, ठीक है। तो 15 सालों के लिहाज से ही हम आपको सलाह दिलवाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जब भी हो सके अपने निवेश को बढ़ाएंगे। कितना आपको कॉर्पस चाहिए होगा, क्या आप बता पाएंगे? Recorded. हाँ जी, मैम। कितना कॉर्पस इकट्ठा मैम। करना है, कितनी राशि? मैम प्लीज इसके बारे में तो मुझे क्लियरिटी तो नहीं हो रहा मैम, कितना में हो सकता है। तो बेटी की शादी का लक्ष्य है, तो बेटी की शादी के लिए कितना जोड़ना चाहेंगे? मैम इसके लिए कम से कम 50 तो होना चाहिए मैम, 50 से अब 50 या 50 लाख। उससे 50 लाख या उससे ज़्यादा, तो वही होता है। कितना बटोरना मैम। चाहते हैं, कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, उसके मुताबिक मैम। आपको हम निवेश की रणनीति सुझाएंगे। और आपकी रिटायरमेंट 50 और से बाकी ऊपर कोई मैम। आर्थिक लक्ष्य नहीं है? और कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है, बस यही लक्ष्य है? जी मैम, और लक्ष्य तो है मैम, कम से कम एक तो ऐसा हो जो पेंशन की तरह कुछ निवेश रिटायरमेंट, करने पे भी खुद का कुछ। रिटायरमेंट भी? यस मैम। तो यस उसके मैम। बारे में तो आपने सोचा नहीं, अपनी बेटी की शादी के लिए सोचा, वो भी ज़रूरी लक्ष्य है, मैं मना नहीं कर रही हूँ। और बिटिया अभी छोटी होगी और मैम। पहले से अगर प्लानिंग करेंगे तो यस बहुत मैम। अच्छा होगा, लेकिन खुद के रिटायरमेंट के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो चलिए, रिटायरमेंट के लक्ष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार और शिरकत करें हमारे शो पे, क्यों, है ना? अभी बेटी के शादी का लक्ष्य जो पूरा करना है, 50 लाख या उससे ज़्यादा इकट्ठा करना है, उस पर सलाह लेते हैं। विश्वजीत जी बताइए। बिल्कुल कविता जी, सबसे पहले देखिए, सुशील जी के अभी केवल केवल 2000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं और वो 8 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं, एक मुश्त निवेश करना चाहते हैं। तो मेरी सबसे पहले उनको सलाह ये रहेगी कि वो एक मुश्त निवेश ना करें। सुशील जी, आपको जो 3-4 फंड बताए जाएँगे, उसके किसी लिक्विड फंड में पहले आप निवेश करें और वहाँ से एक तरीका होता है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो वहाँ से आप धीरे-धीरे जो फंड्स हम आपको बताएँगे, उन फंड्स में आप ट्रांसफर करते जाएँगे, ताकि आपको मार्केट के उतार-चढ़ाव से बचाव मिल जाए। दूसरा, आप केवल 2000 की एसआईपी कर रहे हैं और आपने गोल जो अभी सोचा है वो काफ़ी बड़ा सोचा है, 50 लाख आप कह रहे थे। तो उस हिसाब से तो आपको बहुत सारा निवेश अभी और करना पड़ेगा। और ज़्यादातर मैंने ऐसा देखा है कविता जी, की पेरेंट्स जो होते हैं, वो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत चिंतित होते हैं और कहीं न कहीं उनकी रिटायरमेंट, उस गोल को वो कहीं न कहीं भूल जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो चलो बाद में देखेंगे। तो मेरे हिसाब से उसकी भी शुरुआत आपको कभी न कभी कर देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपकी रिटायरमेंट के लिए फंड्स की कमी हो। तो अगर हम आपके फंड्स देखते हैं, तो आपने 2 ही फंड अभी स्टार्ट किए हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप और एसबीआई का स्मॉल कैप। तो जो 8 लाख आपने निवेश करने हैं सुशील जी, उनके लिए फंड का नाम ये है कि आप 4 लाख रुपए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में निवेश करें। 2 लाख रुपए बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करें। 1 लाख रुपए जो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, उसमें निवेश करें और एक आपने एसबीआई का स्मॉल कैप फंड ले रखा है, उसमें निवेश करें। तो ये ऐसे करके आप 8 लाख रुपए निवेश करें। जैसा मैंने बताया, आप सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के तहत ही इसमें निवेश करें और इन्हीं फंड्स के लिक्विड फंड में ये पैसा पार्क करें। अब जो गोल की बात है, अगर हम 8 लाख रुपए को निवेश करते हैं और 12% का सीएजीआर लेके भी चलते हैं, तो 15 वर्ष में केवल ये 43 लाख रुपए बनते हैं। तो यहाँ तो आपके अभी 2 बेटियाँ हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं आपको निवेश अवश्य बढ़ाना होगा और कोशिश करें अपनी एसआईपी को जितना बढ़ा सकते हैं, या फिर कभी भी कोई इकट्ठा पैसा मिलता है, उसको भी आप निवेश करें। तो ये यहाँ से आप 43 लाख रुपए जब आप हो जाएँगे आपके, तो 30 लाख रुपए तक आप ये पहली लड़की की शादी में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो 13 लाख बच जाते हैं,
उसको आप इन्वेस्टेड रहने दें, ताकि वो 2 साल बाद जब दूसरी बेटी की शादी हो, तो वो करीब 16.5 लाख रुपए बन जाएगा। और जो आप एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप 10% का स्टेप अप करें 2000 में हर वर्ष, यानी कि 200 मतलब 500 रुपए, 1000 रुपए बढ़ाते जाएँ, तो ये रकम भी करीब-करीब 23-24 लाख रुपए हो जाएगी, जब आपकी दूसरी बेटी की शादी की आपको पैसे की आवश्यकता होगी। तो ऐसे करके आप करीब-करीब 30-30 लाख रुपए अभी जोड़ पाएँगे। और अगर आपको लगता है कि 50 लाख आज की तारीख में चाहिए, तो ये महँगाई को जोड़ लेंगे तो ये कहीं रकम कहीं डबल हो जाएगी। तो उसके लिए आपको आज से ही कहीं न कहीं से अपना निवेश बढ़ाना होगा, तभी जाके आप जैसी शादी आप बेटी की करना चाहते हैं, वो अच्छे से कर पाएँगे। तो कोशिश करें निवेश बढ़ाएँ, ये 4 फंड्स जो मैंने बताए हैं, इसमें निवेश करें और कोशिश करें एक साथ ना लगाएँ, एसटीपी के तहत। चलिए सुशील जी, तो फिर आपको बताए गए फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। कोई और सवाल आपको पूछना है? निवेश बढ़ाना होगा, ये क्लियर कट सलाह। ओके मैम। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और वसीम मुल्ला साहब हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, जो कि पंकज जी से अपना सवाल पूछना चाहते हैं। वसीम नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हो? नमस्कार मैडम, सांगली डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अच्छा बताइएगा। अच्छा, सांगली में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है क्या? हाँ, अभी आज से चालू हुई है। क्या बात है, हमें तो बस बॉम्बे में सुबह शाम हवाएं खाने को मिल रही है, ठंड जैसा वैसे कुछ खास लग नहीं रहा है, और दोपहर में धूप हो जाती है हैं। बाकी सब जगह तो बर्फबारी हो रही है बड़े बढ़िया सी। चलिए, तो आपके कुछ फंड्स हैं हमारे पास। जी। तो आपने मेरा एसेट का टैक्स सेवर लिया हुआ है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा। ओके, चलिए, तो ये फंड्स में आपने जो है कितने साल तक एसआईपी करनी है? 20 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। हाँ, टोटल 8 Right? फंड है, कॉन्टा एक्टिव फंड, डीएसपी इक्विटी फंड और कोटक इमरजेंसी फंड। ठीक है, तो टोटल 8 फंड है। 20 साल में मुझे 1 CR का गोल है मेरा। राइट तो राइट, क्या हो पाएगा क्या इसके अंदर? और दूसरी ठीक है। 5000 की एक 5000 की आपको और करनी है। और करनी, तो कौन got से it. फंड में करूँ? हाँ, नहीं, दूसरा और एक बात है कि जो ये मेरे फंड है, जो 8 फंड है, हाँ तो हाँ, इसका रिव्यू चाहिए। ये मतलब कम है, ज्यादा है? कम करना है तो कौन से फंड में ये करूँ, कौन से फंड स्किप कर दूं मैं? समझ में आ गया। ठीक है, बताते हैं आपको। पंकज जी, मौजूदा फंड्स कैसे हैं, और अगर किसी फंड में से निकलने की सलाह या एसआईपी रोकने की सलाह आप दे रहे हैं, तो वहाँ से पैसे निकाल लेने चाहिए और दूसरे फंड में डाल देने चाहिए, क्या सलाह होगी? बिल्कुल, वसीम जी को मैं फंड्स की बात भी बताऊँगा। पर उससे पहले वसीम जी, आपने कहा कि आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए का, वो भी 20 साल के बाद। आपको पता है महँगाई की वजह से जो पैसे की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, और मैं सिर्फ 6% की महँगाई दर मानकर चलूँ तो 20 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के 31 लाख के आस-पास होगी। तो इसके लिए जब भी टारगेट सेट करें तो इन्फ्लेशन को ध्यान में ज़रूर रखें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं आपके गोल्स पर और जो आपने निवेश किया हुआ है। अच्छी बात ये है कि जो आप निवेश कर रहे हैं, हर महीने एसआईपी कर रहे हैं 16,500 रुपए की, और साथ ही आपने अभी तक जो 2,45,000 रुपए इकट्ठा कर लिया है, अगर 12% के हिसाब से मैं कैलकुलेट करके चलूँ, तो करीब 1 करोड़ 75 लाख रुपए इकट्ठा होते हैं। फिर भी मैं आपको राय दूँगा, हालाँकि आपने कहा 1 करोड़ और 1 करोड़ 75 लाख रुपए यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं कैलकुलेशन में। मेरी फिर भी सलाह ये होगी कि आप स्टेप अप करें। 10% से हर साल यदि स्टेप अप करते हैं, तो इसी सेम 20 इयर्स में आपके पास करीब 3 करोड़ 31 लाख रुपए इकट्ठा होंगे। तब जाके जो आप प्लानिंग कर रहे हैं कि भई 1 करोड़ रुपए आज हो, तो वो आपको कितना मिलेगा, तो शायद आपका गोल अचीव होगा। तो ये आपके लिए एक सलाह है। फंड्स जो है उसमें एक फंड की मैं आपको सलाह दूँगा कि आप उसमें बदलाव कीजिए। आपके पास जो एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड है, वो फोकस फंड को आप डाइवर्ट कर दीजिए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड है। तो इस फंड से मैं आपको सलाह दूँगा, निकल कर आप एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में आ जाइए। और जो अभी तक अमाउंट इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि आप एसआईपी कर रहे होंगे, तो एसआईपी कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर अभी आप रिडीम करेंगे, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है, और साथ में एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल होगा। और फंड इतना खराब नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को सही बनाने के लिए कहा है, तो आप उसमें भी बने रहिए। फिलहाल यूनिट्स को रिडीम मत कीजिए, आने वाले समय में फिर देखेंगे कि कैसा रहेगा। पर फिलहाल के लिए आपसे बने रहिए, पर आगे की एसआईपी जो है वो आप कॉन्ट्रा फंड में कीजिए। और साथ ही आप
₹3000 जो है वो आपके ₹5000 को ऐड करने हैं। ₹3000 ऐड कीजिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में और साथ में एक महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड, इसमें आप एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए ₹2000 की। तो जो ₹5000 नया निवेश करना है उसके लिए 2 फंड मैंने बताए। एक आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है मिड कैप फंड, उसमें आप कीजिए 3000 और 2000 के लिए स्मॉल कैप फंड ऐड कर दीजिए, तो ये बनेगा आपका सही पोर्टफोलियो। बाकी सब कुछ जो आप कर रहे हैं वहाँ पर आगे बढ़ते रहिए। ऑलराइट, चलिए कोटक इमर्जिंग इक्विटी में ₹3000 और महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप में आपको बोला हुआ है ₹2000 की एसआईपी आपको करनी है, जो आपको अतिरिक्त ₹5000 निवेश करने थे। वसीम, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ, नो नो थैंक्स मैडम, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं और समाधान जी का सवाल लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, यही नाम है आपका? सही पुकार रही हूँ मैं? हाँ सही है मैडम। अच्छा सर, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं? मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। तो नागपुर मेरा से। एक सवाल था मैडम, मैंने एक्सिस जी। स्मॉल कैप में मंथली ₹1100, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1100, मोतीलाल ओसवाल मिड जी। कैप में 500। जी जी। तो मेरा पोर्टफोलियो लगभग अभी 18,000-19,000 के आसपास है। तो अच्छा मेरा अच्छा। प्लानिंग है 15 साल के लिए और 70 लाख का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए, फंड्स तो आपने वैसे ठीक ठाक कैटेगरी के चुने हुए हैं, लेकिन उस कैटेगरी में क्या ये बढ़िया फंड है या नहीं? कोई खास लगाव स्मॉल कैप और मिड कैप से ही इतना हाई रिटर्न आता हुआ आपने देखा, तो इसीलिए अपनी एसआईपी शुरू की? यस मैम। अच्छा, तो मतलब 1 साल के आसपास ही हुआ है शुरू किए हुए? हाँ लगभग 1 साल के आसपास हुआ है। चलिए ठीक तो है। मैडम मैं ये चीज भी कर सकता हूँ? हाँ। मुझे यही जानना था कि मुझे यही कंटिन्यू करना है या चेंज हाँ। करना है? मुझे 70 लाख का एक्सपेक्टेशन है, 15 साल तक मैं कर सकता हूँ ऐसा भी। 15 साल के लिए जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, जिसके लिए आपको 70 लाख चाहिए होंगे, वो काफ़ी होंगे ना? वो कम तो नहीं पड़ेंगे? नहीं काफी होंगे मैडम। काफ़ी होंगे। चलिए ठीक है। विश्वजीत जी, मेरे ख्याल से समाधान का सवाल आपके पास होगा। तो इन्होंने शुरुआत ही स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी से की है। बताइए कहाँ कहाँ गलती हुई है इनसे? जी बिल्कुल कविता जी, जिन्होंने 3 फंड्स ले रखे हैं, जो कि 2 स्मॉल कैप है और 1 मिड कैप है, तो नेचुरली थोड़ा-सा एग्रेसिव पोर्टफोलियो है और जो अमाउंट अभी स्टार्ट करा है निवेश करने के लिए वो ₹2700 है और जो लक्ष्य रखा है समाधान जी ने वो काफ़ी बड़ा है 70 लाख का। तो समाधान जी, अगर ₹2700 के हिसाब से भी अगर हम निवेश करते हैं, 12% का सीएसआर लेके चलते हैं 15 वर्ष में, तो ये तो केवल 13-14 लाख रुपए ही बनते हैं। 13,62,000 रुपए बनते हैं। तो 70 लाख के लिए तो कहीं आपको 10-11 हज़ार रुपए की एसआईपी और इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। तो कोशिश करें जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं, जब कोई एकमुश्त पैसा मिले तो उसको भी निवेश करें, ताकि आप एक अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँ। जो फंड्स हैं, 2 स्मॉल कैप हैं, तो उसमें से एक को रोक सकते हैं, एक्सिस स्मॉल कैप को रोक सकते हैं। उसकी जगह पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड ले सकते हैं, ताकि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के तीनों कैटेगरी के फंड्स हो जाएँ और आगे चल के अगर आप अपना निवेश बढ़ाते हैं, तो कोई फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं या फिर मल्टी कैप फंड्स भी ले सकते हैं, जैसे कि बजाज फिनसर्व का फ्लेक्सी कैप या फिर कोटक का मल्टी कैप फंड। ऐसे फंड्स आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, बट कोशिश करें जितनी एसआईपी आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका जो लक्ष्य है 70 लाख का, आप उसके नज़दीक पहुँच सकें। चलिए, तो समाधान जी, आपको ये सलाह समझ में आई है क्या? कुछ और पूछना है आपको सवाल विश्वजीत जी से? नहीं मैडम, तो आ गई मैडम। हम्म। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। या ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। विश्वजीत जी, हम बाकी के दर्शकों को भी फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारे पास दूसरे कॉलर्स आते हैं, क्या जोखिम हो सकता है अगर कोई निवेशक मिड कैप स्मॉल कैप में अपनी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करना चाहे तो? मतलब ऐसा कोई निवेशक जो कि शायद स्टॉक्स में भी निवेश करता हो, लेकिन उसी के साथ साथ अगर वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करना चाहे और उसके लिए वो मिड कैप स्मॉल कैप की सिलेक्शन करना चाहे, तब भी क्या उनके लिए जोखिम भरा हो सकता है? क्योंकि नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आप फ्रेश हैं फॉर शेयर मार्केट, तब आपको जोखिम जो है थोड़ा सा लग सकता है, बट अगर आप ऑलरेडी शेयर बाजार को समझते हैं, स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो मेरे ख्याल से आप शुरुआत कर सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप फंड से। क्या तब भी वो गलत होगा? क्या कहेंगे? बिल्कुल कविता जी, देखिए जोखिम जो है वो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि उनके लाइफ के और बाकी गोल्स कैसे हैं, वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर वो बहुत एग्रेसिव निवेशक भी हैं, तो भी मेरी सलाह ये रहेगी कि वो बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएँ, जिसमें कि कम से कम 40-50% लार्ज कैप फंड्स हों, ताकि आपको एक डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन मिल जाए।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कविता जी कि हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप में ही अच्छी रिटर्न आती है। ये एक साइकिल है। अगर आप 10 साल का साइकिल देखेंगे तो 3-4 साल लार्ज कैप ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप नहीं दे पाया है। तो इसीलिए एक संतुलित पोर्टफोलियो बनाने की सलाह दी जाती है। और जब मार्केट में फॉल आता है, जैसे कि अभी कुछ 1-2 महीने से हमने देखा भी, तो मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और वहीं अगर आप एक ही रकम मिड कैप, स्मॉल कैप में लगा रहे हैं, तो एक ही कैटेगरी के फंड्स में लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं म्यूचुअल फंड्स जो हैं, उसी सेम तरीके के स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं ओवर डाइवर्सिफिकेशन होने के चांसेस हैं। तो एक म्यूचुअल फंड में अगर हम नॉर्मली देखें, तो 40-50 शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं। तो वही अगर आपने 4 मिड कैप फंड ले लिए, तो कहीं न कहीं वही सेम स्टॉक्स आप बार-बार खरीदे जा रहे हैं। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्रेसिव निवेशक हैं, तो आपको स्मॉल कैप में ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगी। अगर आप संतुलित पोर्टफोलियो बनाते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ में निवेश करते हैं, तो आपका रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स के पोटेंशियल भी उतने ही बढ़ जाते हैं। जैसा कि ऐसा लगता है, अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले समय में लार्ज कैप में अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उसपे कोई बुराई नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो में कुछ लार्ज कैप भी हो, जिससे कि आपको जब लार्ज कैप में अच्छी रिटर्न्स आए, तो आप उस रिटर्न्स का भी फ़ायदा उठा सकें और आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल रिस्क भी कम हो जाए और रिटर्न्स भी अच्छे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नरेंद्र का सवाल जो कि यूट्यूब के ज़रिए पूछा गया है, पंकज जी से इनकी सलाह लेते हैं। और पंकज जी, 20 साल में लगभग 2.23 सीआर इनको इकट्ठा करना है। इनके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं हम बता देते हैं। एसबीआई का स्मॉल कैप है, एसबीआई मल्टी कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स है और ये कुल निवेश कर रहे हैं। चलिए तो स्कीम्स कैसी हैं इनकी, और साथ ही 20 साल में इतने से इनका जो निवेश है, क्या उससे 2 करोड़ या उससे ज़्यादा की जो राशि इकट्ठा करना चाहते हैं वो मुमकिन है? देखिए कविता जी, स्कीम्स अच्छी हैं। निवेश भी जो है वो लार्ज कैप में इंडेक्स फंड है इनके पास में, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी है। तो जो एलोकेशन है वो भी अच्छा है और जो स्कीम की चॉइस है वो भी अच्छी है। तो यहाँ पर कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ तक टारगेट का सवाल है, देखिए यदि ये 20 साल में मतलब एसआईपी करते हैं, जो अमाउंट अभी कर रहे हैं, साथ में 10% से स्टेप अप भी करते हैं, तो इस केस में इनके पास करीब 2 करोड़ 23 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 20 साल में। यानी कि अभी की जो एसआईपी है और प्लस 10% स्टेप अप मैंने सजेस्ट किया है, तो इन पांचों स्कीम में 12,000 की अभी एसआईपी कर रहे हैं, 10% स्टेप अप करें तो बिल्कुल 2 करोड़ 23 लाख रुपए इकट्ठा होते दिखाई दे रहे हैं। और अगर रिटर्न थोड़े और बेहतर हुए तो स्कीम का चुनाव अच्छा है और बड़ी राशि हो सकती है इकट्ठा यहाँ पर, तो कोई बदलाव की फिलहाल जरूरत नहीं है। निवेश तो यह है कि स्टेप अप तो करना ही है, पर जब जब आपके पास और एक्स्ट्रा पैसा हो तब आप और करते रहें, ताकि भविष्य में जो महंगाई की जो मार पड़ती है निवेश पर, उसको आप मात दे सकें। राइट। तो चलिए, यहाँ पे स्कीम्स का चुनाव अच्छा है, आपको इन्हीं स्कीम्स में निवेश करना है और निवेश बढ़ा सकें तो ठीक है, वरना जो है आप बढ़ाएं तो फिर मेरे ख्याल से 10% के स्टेप अप से आप अपना लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रवेश का सवाल लेते हैं। ये भी यूट्यूब के ज़रिए हम सवाल ले रहे हैं, उन्होंने भेजा है विश्वजीत जी, प्रवेश देशवाल। इनको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, लार्ज और मिड कैप फंड से सुझाव भी चाहते हैं। ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, यूरोवाइज मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप और पारेख फ्लेक्सी कैप। ये है इनका पोर्टफोलियो जो डिटेल्स के तौर पे इन्होंने हमें भेजा है। बताइएगा। जी, बिल्कुल। इनका पोर्टफोलियो थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन इन्होंने एक सलाह माँगी है कि एक लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी निवेश करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको सलाह दूँगा कि वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड को कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। काफ़ी अच्छा फंड है, कंसिस्टेंट रिटर्न्स है, तो इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में, और ये इस कैटेगरी का फंड इनके पोर्टफोलियो में है भी नहीं। दूसरा, इनके पास एक कोटक स्मॉल कैप फंड है, तो मेरी सलाह ये रहेगी, क्योंकि अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, तो कहीं न कहीं इनके पास एक मिड कैप की मिसिंग है, तो ये कोटक के मल्टी कैप फंड में चले जाएँ। तो जहाँ पे इनको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों का एक्सपोज़र भी मिल जाएगा और एक अच्छा संतुलित पोर्टफोलियो बन जाएगा। और ये 15,500 की एसआईपी कर रहे हैं। 12% का अगर हम सीएजीआर लेके चलते हैं, तो ये करीब-करीब 78 लाख रुपीज़ बन जाते हैं 15 वर्ष में।
वहीं अगर ये 10% का सीएजीआर लेके चले, 10% का स्टेप अप लेके चले, माफ कीजिए, तो ये रकम कहीं न कहीं एक 1.34 करोड़ बन जाती है। तो 1 करोड़ 34 लाख रुपए बन जाते हैं, अगर ये 10% का स्टेप अप लेके चलें, तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में जो चेंजेस हैं, वो बता दिए गए हैं। बाकी जो फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, उसमें निवेशित रह सकते हैं, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो प्रवेश का ये सवाल का जवाब और अशोक कुमार का सवाल लेते हैं और ये भी यूट्यूब के ज़रिए हम लेंगे। पंकज जी, 10 साल में इनको जुटाने हैं 3 करोड़ रुपए और पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप भी कर सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप इनके पास है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है और कोटक का मल्टी कैप भी इनके पास है। ओके, सो एक मुश्त निवेश है ये इनका और एसआईपी का जो पोर्टफोलियो है उसमें एसबीआई मैग्नम मिड कैप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। ओके, ये अपने निवेश को बढ़ा भी सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। 10,000 से अपनी एसआईपी को बढ़ाना भी चाहते हैं। देखिए, अभी एसआईपी 50,000 की हो रही है, बढ़ाएंगे तो 60,000 हो जाएगी 10,000 से बढ़ाकर, और 23 लाख रुपए ऑलरेडी अभी तक इकट्ठा हो चुके हैं। तो यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करके चलें तो इनके पास में करीब 2 करोड़ 68 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 10 साल में। 10,000 जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं उसके साथ में। और जो फंड्स का चुनाव है वो अच्छा है, फंड्स में कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, उनके साथ में इन्वेस्टेड रहें। लेकिन जो 10,000 रुपीज अभी बढ़ाने की बात करें उसके मैं कहूंगा कि जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्कीम है उसमें एसआईपी चालू कर दें। जिसमें एसआईपी नहीं है, जैसे कि एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें 5,000 रुपए, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ। तो 2 स्कीम में 5,000 की एसआईपी करें और 10,000 रुपये ये ऐड हो जाएगा। बाकी जो स्कीम से सभी अच्छी हैं, नया फंड को ऐड करने की जरूरत है नहीं। और जो टारगेट मैंने कहा कि वो भी इनका 2 करोड़ 68 लाख रुपए इकट्ठा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सब कुछ यहाँ पे ठीक लग रहा है। ऑल द बेस्ट टू। चलिए, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है और इसी के लिहाज से जो बदलाव बताए गए हैं वो अशोक कुमार को जो है अपने पोर्टफोलियो में लागू करने चाहिए। अरुण का सवाल हम लेते हैं। विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप एंड क्वांट मल्टी एसेट इनके पास है और इनकी और इनकी वाइफ का पोर्टफोलियो की डिटेल्स इन्होंने जो है वो भेज रखी है। और उसी लिहाज से अगर हम देखें, इनकी पत्नी के पोर्टफोलियो में ये जो फंड्स हैं जो मैंने कहे, इनके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू का ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है। और बच्चे की पढ़ाई के लिए 15 साल तक ये बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे और दोनों की उम्र फ़िलहाल 40 साल की है। तो आई होप इन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रखा हो और उसका भी एक लक्ष्य बांधने की कोशिश कर रहे हों। बताइए, दोनों के ही पोर्टफोलियो में बताइएगा कि फंड्स में कोई बदलाव या निवेश की राशि में कुछ बढ़ोतरी। ये कविता जी, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। इन्होंने जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, 5 स्टार फंड्स हैं इस वर्ष के, वो सारे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं और बहुत अच्छे तरीके से ले रखे हैं। डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट एएमसीज के फंड हैं। तो मेरे ख्याल में पोर्टफोलियो में बिल्कुल कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है, इसके लिए मैं अरुण जी को बधाई भी देना चाहूंगा। तो पोर्टफोलियो में तो कोई बदलाव नहीं है। जहां तक कि लक्ष्य का सवाल है, ये करीब 17,000 की एसआईपी कर रही है इनकी वाइफ, जो इनके पोर्टफोलियो में है। वो 85 लाख रुपए बन जाता है अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। वहीं अगर ये 10% का स्टेप अप कर सकती हैं, तो ये पोर्टफोलियो करीब बन जाएगा 1 करोड़ 47 लाख का। वहीं अरुण जी 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं और ये अगर 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं तो करीब 60 लाख रुपए बन जाते हैं। और अगर ये भी 10% का स्टेप अप कर सकते हैं तो ये भी 1 करोड़ 15 लाख रुपए जोड़ सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है इनके पोर्टफोलियो में। मेरी सलाह ये रहेगी अरुण जी, आज की तारीख में तो ये फंड्स बहुत अच्छे हैं, पर समय-समय पर 1 साल में कम से कम आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहें, क्योंकि ऐसे आवश्यकता नहीं है कि टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हमेशा टॉप परफॉर्मिंग रहें। कहीं न कहीं बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है। तो 1 साल बाद आप अपना पोर्टफोलियो ज़रूर रिव्यू करें। अभी के लिए बेहतरीन फंड्स हैं, बिल्कुल निवेशित रहें। चलिए, तो आप दोनों के पोर्टफोलियो को थम्स अप विश्वजीत जी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं और ध्यानेंद्र का सवाल हम लेंगे। पंकज जी,
30 साल में इनको इकट्ठा करने हैं 5 करोड़ और उसके लिए ये कुछ फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं। फ्लेक्सी कैप फंड है पराग पारेख का, मिड कैप है मोतीलाल ओसवाल का, स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का, टाटा का भी स्मॉल कैप, क्वांट का भी स्मॉल कैप, ईएलएसएस फंड है कैनरा बैंक का, मिड कैप है एसबीआई का और मेरे एसेट का लार्जर मिड कैप है और इन्होंने कमोडिटी फंड भी जोड़ रखा है ICICI प्रू की तरफ से। और इन्होंने जो है और भी कई सारे फ़ंड मेरे ख्याल से डाल रखे हैं। मैंने कुछ ही फ़ंड्स के नाम यहाँ पे शायद रीड आउट किए हैं। बहरहाल समय समाप्त हो जाएगा, बताइएगा। कुछ 16 फ़ंड्स हैं तकरीबन। कविता जी 16 फंड्स हैं तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। और देखिए स्मॉल कैप में ही शायद 3 फंड्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो मैं इनको थोड़ा-सा बदलाव करके बताऊँगा पोर्टफोलियो में कैसा होना चाहिए। पहली बात, क्योंकि नज़रिया 30 साल का है, यहाँ पर 11,000 की एसआईपी 12% की पंकज जी, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ इन्होंने यहाँ मान के चले। जी, इन्होंने छोटी-छोटी राशि के लिए भी डाल रखा है। अब देखिए इन्हें लगा होगा कि शायद पैसे बढ़ाने चाहिए, निवेश बढ़ाना चाहिए और उसी के साथ इन्होंने नया फ़ंड भी जोड़ दिया है। तो जब निवेश की राशि बढ़ा रही हो तब नया निवेश करने की भी ज़रूरत होती है। एग्जिस्टिंग फंड्स में भी आप निवेश बढ़ा सकते हैं। उसी के चक्कर में मुझे लगा है कि शायद इतना पोर्टफोलियो बड़ा बन गया है इनका। बिल्कुल मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जिस हिसाब से 500-500 रुपए की एसआईपी है काफ़ी स्कीम में, शायद वही वजह रही होगी कि स्कीम अमाउंट ऐड करना है तो नई स्कीम ऐड कर दी है। जबकि एग्जिस्टिंग स्कीम में ही एसआईपी की राशि को बढ़ा सकते थे, वो बेहतर होता। पर पहले अगर कैलकुलेशन करके देखें तो 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से 30 साल में 11,000 की एसआईपी के को लेकर चलें तो 3 करोड़ 39 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। ये समय काफ़ी लंबा है। और यदि इसमें ये 10% का स्टेप अप कर दें, क्योंकि इतनी लंबी अवधि की बात हो रही है तो मान के चल सकते हैं कि आय भी बढ़ेगी। तो 10% से भी यदि स्टेप अप करें तो इसी समय में 30 साल में 8 करोड़ 78 लाख रुपया इकट्ठा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पहली बात तो ये है कि लंबे समय में कंपाउंडिंग का क्या बेनिफिट होता है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपको करना चाहिए, निवेश करते रहिए, अमाउंट को बढ़ाते चलिए, पर स्कीम आपको कम करनी है। तो मैं आपको स्कीम के नाम बता रहा हूँ आपके पोर्टफोलियो में से, जहाँ पर आप इस 11,000 रुपए को डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2,000 रुपए की एसआईपी कीजिए। मेरे एसेट लार्ज मिड कैप फंड में 2,000 रुपीस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 3,000 रुपीस, टाटा स्मॉल कैप फंड में 2,000 और 15 रुपए को ईएलएसएस टैक्स सेवर, शायद उसमें आप टैक्स सेविंग के हिसाब से कर रहे होंगे, तो उसमें 2,000 रुपीस। तो ये कुल मिलाकर आपके पास होंगी 5 स्कीम और आपके 11,000 रुपए यहाँ पर डिवाइड हो गए हैं। इस स्कीम के साथ में आपका एक वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस मार्केट कैप और साथ में टैक्स सेविंग फंड भी ये शामिल हो गया है पोर्टफोलियो में। इसके साथ आगे बढ़िए और जो आपने निवेश कर लिया है कुछ समय रुके रहिए और बाद में वहां से आप यूनिट्स को रिडीम करके यहीं पर आ जाएं फ्री स्कीम के साथ में और फिर आगे बढ़े, तो ये बेहतर रहेगा। चलिए, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर तो है नहीं, लेकिन हाँ, इन्होंने जो इतना अपना पोर्टफोलियो बड़ा बना रखा है उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत ज़रूर है। आगे बढ़ते हैं और सुकुमार जी का सवाल मैं लूँगी। विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल। इनको 2 करोड़ इकट्ठा करने हैं 13 से 15 साल में और चलिए ये कह रहे हैं, इन्होंने फ़ंड्स की लिस्ट भी दे रखी है। फ़ंड्स के नाम में इन्होंने फ्लेक्सी कैप लिया हुआ है पराग पारेख का, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, इमर्जिंग इक्विटी और कैनरा बैंक का इमर्जिंग इक्विटीज़ है, मेरा एसेट का इमर्जिंग और एसबीआई निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स भी इनके पास है। तो बताइएगा, फ़ंड्स पे सलाह चाहते हैं और 12,000 की एसआईपी कर रहे हैं, 3,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं। लमसम भी डाल रखा है इन्होंने एक्सिस के निफ्टी 50 इंडेक्स में। जी, बिल्कुल कविता जी, इनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन 2 फंड्स ऐसे हैं जो सेम कैटेगरी के हैं, तो वहाँ मैं इनको सलाह दूँगा कि ये बदलाव कर सकते हैं। जो एसआईपी है उसको रोक सकते हैं, बाकी जो अमाउंट है उसको भी पड़ा रहने दें, 1 साल के बाद उसको कंसिडर कर सकते हैं कि अगर उसको विथड्रॉ करना है या रिडीम करना है। 2 कैटेगरीज़ जो इनके पास 2 हैं, वो हैं स्मॉल कैप में 2 फंड्स हैं, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप भी है और निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है। तो मैं इनको सलाह दूँगा कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप को रोक दें, उस एसआईपी को। और दूसरा, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड की लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में भी इनकी एसआईपी चल रही है, तो वहाँ पे भी उस एसआईपी को रोक दें और ये जो है दोनों एसआईपी कोटक मल्टी कैप फंड में स्टार्ट कर दें, ताकि इनको एक अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड बन जाए, पोर्टफोलियो बन जाए। और जो इनका गोल है 2 करोड़ का,
वो ये अभी 12,000 रुपए की एसआईपी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, 3,000 की और करना चाहते हैं, तो 15-16,000 रुपए की एसआईपी अगर ये करते हैं, 12% का सीजीआर लेके चलें, तो 15 वर्ष में केवल 80 लाख रुपए बनते हैं। वहीं पर इनके पास एक कॉर्पस ऑलरेडी है 16.5 लाख का, और 1,40,000 रुपए ये किसी एक फंड में इन्होंने निवेश किया हुआ है, एक्सिस निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में। तो ये करीब-करीब 17,90,000 रुपए बन जाते हैं। तो ये लमसम भी अगर हम निवेशित रखें 15 वर्ष के लिए, 12% का सीएजीआर लेके चलें, तो ये भी करीब-करीब 98 लाख रुपीस बन जाते हैं। तो यहाँ ओवरऑल गोल में कहीं न कहीं 15-20 लाख की कमी नज़र आती है कि वो कैसे अचीव करेंगे 2 करोड़ के गोल को। तो मेरी सलाह ये रहेगी, या तो ये 5,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ा दें, या फिर हर वर्ष 5% का स्टेप अप अप्रोच ले लें। तो ये दोनों अप्रोच में जो भी उनको सुविधाजनक हो, वो लें। अगर ये ऐसा करते हैं तो 2 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुँच जाएँगे, और जो 2 फंड का मैंने सलाह दी है, वहाँ से निकलकर कोटक मल्टी कैप फंड में एसआईपी स्टार्ट करें। ऑलराइट, चलिए शो का आखिरी सवाल पंकज जी आपके पास, शिरीष तिवारी का, और पोर्टफोलियो में ये कह रहे हैं एसबीआई ब्लू चिप, कोटक स्मॉल कैप, मिरा एसेट लार्ज कैप, एक्सिस मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है पोर्टफोलियो में। बताइए क्या सलाह होगी? पोर्टफोलियो अच्छा है, और जो टारगेट लेके चल रहे हैं 50 लाख का, वो भी काफी करीब ये पहुंच जाएंगे। अगर मैं अगेन 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूँ, तो 2030 तक यानी कि 5.5 साल में करीब 46 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 20,000 की एसआईपी जो कर रहे हैं उससे, और 15 लाख इनके पास में ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका है। 5,000 से बढ़ा लीजिए एसआईपी को, तो 20,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये महीना कर लीजिए, तो 50 लाख की आसानी से इकट्ठा हो सकते हैं। और स्कीम ऐड नहीं करनी है, आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें 5,000, उसमें बढ़ा दीजिए 2,500 रुपये, और दूसरा आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें भी 2,500 बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से 5,000 रुपये बढ़ा लीजिए, 20 का 25,000 कर दीजिए पर मंथ का, और बाकी कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से 50 लाख रुपए 5.5 साल में अचीव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ सवाल जवाब के सिलसिले को आज यहीं थामते हैं। पंकज जी आपका और विश्वजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की आप दोनों ने समय निकाल कर। ऑलराइट, इसी के साथ बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के उस पार आपको बताते हैं कि अगर आपके पास ऑलरेडी एक होम लोन हो तो उसके बाद पर्सनल लोन लेने को लेकर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या अगर पर्सनल लोन हो तो फिर क्या आपको होम लोन लेना चाहिए और किन किन बातों को ख्याल रखना चाहिए। अपर्णा रामचंद्र हमारे साथ जुड़ेंगी जो कि लोन के इस पूरे मुद्दे पर हमसे बातचीत करेंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।